आयुष, कल का कार्यक्रम क्या रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्नान करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर में जाकर मत्था टेकेंगे। क्योंकि यहाँ मान्यता है कि जब तक आपने काल भैरव के दर्शन नहीं किए तब तक आपका दर्शन जो है वो सफल नहीं होता है। जैसे रामलला के दर्शन करने के साथ ही आपको हनुमानगढ़ी में गढ़ के राजा के दर्शन करने होते हैं, उसी तरह से ठीक मान्यता ये है कि पूरे जो काशी के कोतवाल हैं, पूरी सुरक्षा जो काशी परिक्षेत्र की जिम्मेदारी है जिनकी, काल भैरव की, उनके दर्शन करने से ही आपके पूरा जो दर्शन है आपका सफल हो पाता है, माना जाता है। पीएम भी कल जाएंगे और शायद ये चौथा मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव की आरती में शामिल होंगे, मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा 11:40 पर। उनके साथ उनके 5 प्रस्तावक मौजूद रहेंगे। उसमें से बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि गणेश विद्यार्थी भी रहेंगे जिन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था, उनको भी इस बार प्रस्तावक बनाया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। 11:40 पर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर और यहाँ पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी वाराणसी के दौरे पर थे। तमाम पदाधिकारियों से उन्होंने बैठक में चर्चा की और वो रणनीति आज रिफ्लेक्ट भी हुई। रणनीति कामयाब भी दिखी, चाहे वो भीड़ की बात की जाए या एक अलग जातिगत समीकरण बिठाने की कोशिश की गई। जब मैं शिखा लंका, जहाँ से रोड शो शुरू हुआ, वहाँ से इधर आगे बढ़ रहा था, तब मैंने देखा कि अलग अलग जातियों का भी बैनर लगा हुआ है, उनके भी मंच दरअसल लगाए गए हैं। चाहे वो अग्रसेन युवा मंच की बात की जाए, यादवों का एक अलग मंच था, इसी तरह से वैश्य समाज का अलग मंच था, जैन धर्म का अलग मंच था। तो एक वहाँ पर ये पैटर्न भी दिखा कि न सिर्फ काशी से बल्कि बाकी हिस्सों से भी जो लोग पहुँच रहे हैं उनको भी संदेश जाए कि हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं इन अलग अलग वर्गों को। शायद ये गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति थी, ये कहा जा रहा है। और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को टारगेट भी दिया है बूथ लेवल पर कि उन बूथों को चिन्हित किया जाए जो लगातार हम जीतते रहे हैं। उन पर सबसे पहले ये करना होगा कि वोटर्स को सुबह के ही वक्त में वोट कास्ट कराने के लिए ले जाया जाए। उसके बाद बी ग्रेड के ऐसे बूथ्स हैं जहाँ पर बीजेपी कभी जीती या कभी हारी है या पिछली बार अगर हार गई है, ऐसे बूथ्स को बी कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह से सी और डी कैटेगरी के बूथ्स हैं जहाँ पर बीजेपी कम जीती है या लंबे अरसे से नहीं जीत पाई है, कैटेगराइज किया गया है। उन बूथ वाइज भी फोकस किया जा रहा है। और एक बड़ा फैक्टर ये कि कांग्रेस के यहाँ से पूर्व सांसद मिश्रा जो थे, राजेंद्र मिश्रा, वो अब बीजेपी में आ चुके हैं। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी की लास्ट टाइम कैंडिडेट थी शालिनी यादव, वो भी अब बीजेपी में आ चुकी हैं। तो ऐसे कई बड़े नेता हैं जो इस वक्त बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिससे बीजेपी की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई है। अजय राय नंबर 2 पर नहीं रहे हैं। 2009 में मुरली मनोहर जोशी से हार के वो तीसरे नंबर पर थे। 14 में भी केजरीवाल नंबर 2 पर थे और 19 में भी शालिनी यादव नंबर 2 पर थी। अजय राय तीनों बार नंबर 3 पर थे। इस बार क्या वो टक्कर दे पाएंगे, सवाल इस वजह से क्योंकि बसपा ने यहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है। और अगर जातिगत और धार्मिक इक्वेशन को देखा जाए, मुस्लिम प्लस दलित वोटर अगर जुड़ता है तो नंबर 2 की लड़ाई में भी बहुत ज़्यादा हम एक स्ट्रगल देख पाएंगे, ये माना जा सकता है, जिस तरह की आज कमोबेश तस्वीर शिखा दिखी। अच्छा आयुष, हमने देखा कुछ मुस्लिम भाई भी आपके आसपास थे जिनसे आपने बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता और चूँकि प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के लिए काम किया और वो काशी की जनता है। और मैंने देखा है कि अक्सर आप अयोध्या भी ले लीजिए, मैं खुद अयोध्या ग्राउंड रिपोर्ट करती रही हूँ, कवर करती रही, और मैंने देखा है कि दीपोत्सव तक के माहौल में वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के कई लोग दिए में जो वो है तेल भरने और जो पूरे घाट को सजाने के लिए पहुँचते हैं। यानी आज जो पूरा मामला है वो यहाँ पर पहुँच गया है कि कितना विकास हो रहा है, क्या तरक्की भी है। क्या वाराणसी में भी यही देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, विकास किसी के लिए भी मुद्दा है, बहुत बड़ा है, रिगार्डलेस उसकी जाति क्या है, कास्ट क्या है। अगर यहाँ से सड़क बनती है तो शायद वो हर जाति धर्म के लोगों को उसका लाभ मिल रहा होगा। और कहीं पर भी अगर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कोई भी सरकार या कोई भी पॉलिटिशियन कराता है तो उससे हर वर्ग के लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और ये फ़ायदा यहाँ के मुसलमानों को भी मिला है। बुनकर जो जाति है, एक सब कास्ट कह सकते हैं इस्लाम मुस्लिम्स में, अंसारी जो है, उनकी संख्या इस पूरे बेल्ट में शिखा बहुत ज़्यादा है। चाहे बलिया की बात की जाए, वाराणसी की बात की जाए, मिर्ज़ापुर, भदोही, और ये कालीन और बुनाई से जुड़ा पूरा एक पेशा रहा है एक लंबे वक्त तक। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और ये थोड़ा सा इसमें कमी देखी गई, लेकिन उन बुनकरों को भी रिप्रेजेंटेशन देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। इसकी पहली योगी सरकार में मोहसिन रज़ा हुआ करते थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, वो शिया समुदाय से आते थे। लेकिन इस बार दानिश आज़ाद अंसारी को आगे किया गया, वो उसी बुनकर समुदाय से आते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है मुस्लिम्स को, उनको विकास का फ़ायदा मिल रहा है, ऐसा उनका दावा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर
तमाम सहूलियतें मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसका फ़ायदा उनको मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर मुझे शिखा व्यक्तिगत तौर पर ये दिखता है कि किसी भी शहर का विकास जो है उसके नेता पर डिपेंड करता है। अयोध्या का जिक्र आपने किया, अयोध्या में राम मंदिर विवादित क्षेत्र था एक लंबे वक्त तक, उसका मुकदमा था, शहर का मुकदमा नहीं चल रहा था, लेकिन पूरे अयोध्या का विकास जो था वो लंबे समय तक वंचित था, ये हमने खुद देखा है। अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हुआ है तो उससे सभी तबकों को फायदा होगा। मंदिर का मुद्दा कोर्ट में था, शहर नहीं कोर्ट में था। ठीक वही हाल यहाँ पर वाराणसी में भी आप कह लीजिए। हालांकि ज्ञानवापी का इशू लंबे वक्त से कोर्ट में ज़रूर रहा है, लेकिन शहर का विकास भी उस तरह से नहीं हो पाया जिसको लेकर होना चाहिए था, या फिर जो अब यहाँ के लोग देख रहे हैं, जो उनकी भावना है वो मैं यहाँ पर जाहिर कर रहा हूँ। शायद कोर्ट कचहरी के मुद्दों से इतर अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अलग अलग शहरों में ध्यान देती तो शायद ये स्थिति उनकी नहीं होती। और बीजेपी अब उसको मॉडल के तौर पर पेश करी। बीजेपी जानती है कि अयोध्या में, वाराणसी में सिर्फ लोकल लोग नहीं आएंगे। वाराणसी में आपने खुद जैसा देखा है शिखा कि दूसरे देशों के लोग भी पहुंचते हैं। तो ये जो इमेज परसेप्शन का है, इमेज बिल्डअप का काम है, सिर्फ देश में नहीं बन रहा है, दूसरे देशों तक ये छवि जाएगी। अगर ख़राब होगी तो भी, अच्छी होगी तो भी। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अगर यहाँ पहुँच रहे हैं, उनको सड़कें अच्छी लग रही हैं, उनको लग रहा है कि सुलभ दर्शन हो पा रहा है, उनको लग रहा है कि यहाँ सड़कों का जाल अच्छा है, मेडिकल फैसिलिटीज से लेकर तमाम चीज़ें अच्छी हैं, तो शायद इसका ये छवि लेकर वो अपने शहर भी जाएंगे और ये तमाम चीज़ें उस पर भी असर डालेंगी। ठीक यही हाल अयोध्या का है। और बीजेपी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के इस मुद्दे को मॉडल बनाकर पेश कर रही है कि देखिए चीज़ें हो रही हैं जो नहीं की जा सकी पिछली सरकारों में, वो हमने करके दिखाया है, ये दावा है। और यकीनन इसके लिए विपक्षी पार्टियों को एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जैसा हमने खुद देखा है कि सैफई मैनपुरी में डेवलपमेंट के काम हुए, चाहे उसको एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी की बात की जाए, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात की जाए, तमाम चीज़ें अखिलेश यादव और मुलायम यादव ने वहाँ पर दी थी। वो बीजेपी के लिए चैलेंज था, लेकिन बीजेपी ने पैरेलल एक ऐसा मॉडल सेट किया जहाँ उन्होंने दिखाया कि हम सिर्फ अपने गढ़ में, अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, हम आगे भी हैं और पूरा भारत हमारा है और अपने उस पूरे देश को घर की तरह लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का विजन कम से कम यही रहा। और यही वजह है कि आज बीजेपी या फिर एनडीए 400 प्लस का टारगेट सेट भी कर पा रही है।